हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगाज़। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संसद और संसद की दोनों सदनों की अवधि, अर्थात राज्यसभा की अवधि और लोकसभा की अवधि के बारे में। उसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि संसद की सदस्यता के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि अर्हताएँ। एक एमपी जो है कैसा होता है या उसके लिए योग्यताएँ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ निरअर्हताएँ भी हम देखेंगे, तो दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर हो सकता है, अगर ये वीडियो लंबी होगी तो निरअर्हताएँ हम नहीं देखेंगे, केवल और केवल संसद की अर्हताएँ देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएँ चीज़ें। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अगर चीज़ें जल्दी से कंप्लीट हो जाती हैं तो निरअर्हताएँ भी हो जाएंगी आज की इस वीडियो में, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का अपना यह वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोनों सदनों की अवधि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा हम देख लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अच्छा, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसी के नीचे आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यानी कि प्लेलिस्ट में मैंने इस वीडियो को डाल दिया है, तो ऊपर नीचे करके आप देखेंगे तो इसके पहले का वीडियो आपको दिख जाएगा। तो उसको आप देखेंगे तभी जा कर के यह वीडियो और अच्छे से आप इंटरलिंक कर सकते हैं या उसके आगे की कहानी को समझ सकते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, प्लीज़ जा कर के देखिए, तभी जाकर ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा की जो अवधि होती है, इसको ध्यान दीजिएगा भैया, यह 1952 में स्थापित हुई थी। क्या राज्यसभा पहली बार कब स्थापित हुआ? 1952 में स्थापित हुआ। यह निरंतर चलने वाली संस्था होती है, ठीक है। ये एक अस्थायी संस्था होती है, इसका विघटन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, विघटन क्या होता है? नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रति साल, यानी कि प्रति साल में प्रति 2 ईयर, यानी कि 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 1/3 या 1/3 सदस्य, कुछ भी दे सकता है। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, है ना। हर दूसरे साल में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक साल नहीं, हर दूसरे साल में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपने सेवा से हट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा हर तीसरे साल इनका मनोनयन किया जाता है, ठीक है। और सीटें और मतलब लोगों का चुनाव होता है उसी के साथ साथ, यानी कि कुछ लोगों का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन भी किया जाता है। अच्छा, कितने लोगों का मनोनयन किया जाता है, ये इसके पहले के वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों के लिए मनोनयन होता है। अच्छा, अभी हाल ही में ये चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी हैं, तो किस सभा में ख़त्म हुई हैं ये आप जा करके देखिएगा इससे पहले के वीडियो में, ठीक है। मनोनयन वाली प्रणाली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन किस सभा में ख़त्म हुई है ये आपको इसके पहले के वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। हर तीसरे वर्ष जो है क्या होता है? इनका मनोनयन होता है हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में। अच्छा, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि भैया इनका कार्यकाल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों सदनों की अवधि संविधान में अंतर्निहित है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है या ऐसा स्टेटमेंट देता है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, संविधान में राज्यसभा का कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी कि पदावधि नहीं दी गई है, यह ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में, ठीक है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये बातें बताई गई हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त होंगे। अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल होगा का मतलब क्या है कि ये एमपी के कार्यकाल की बात हो रही है। उसी तरह से लोकसभा का जब बात होगा तो वहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की बात होगी। लोकसभा के सदस्यों के बाद होने का मतलब ये है एमपीज़ की बात होगी, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे राज्यसभा का चाहे कोई सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, दोनों को क्या कहा जाता है? एमपीज़ कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जब हम विधानमंडल पढ़ेंगे, यानी कि राज्य की संसद को पढ़ेंगे, तब यहाँ पर और अच्छे समझेंगे कि विधानसभा को और विधान परिषद को क्या कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा साउथ मूवीज़ में एमपी और एमएलए और एमएलसी का चुनाव के संदर्भ में कुछ न कुछ बातें आपने देखी भी होंगी। मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलसी हूँ, मैं इस क्षेत्र का एमपी हूँ, मैं इस क्षेत्र का एमएलसी हूँ, मैं इस क्षेत्र का एमएलए हूँ। तो ये एमएलए क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, ये विधानसभा और विधान परिषद जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आज का और जो वीडियो है हमारा
मूलतः फोकस है लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल पर, अवधि पर, अहर्ताओं पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको राज्यसभा की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या है, ये विघटन होता रहता है। क्या इसका विघटन होता है? तो यस होता है। क्या इसकी पदावधि है? तो हाँ पदावधि है। कितनी है? 5 साल की है। समय से पहले विघटन होता है? तो हाँ होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति जो ये विघटन कर देता है, इसको क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? जी नहीं, न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। कि क्यों? राष्ट्रपति के द्वारा इसको खंडित कर दिया गया। क्यों? इसका विघटन कर दिया गया। इस चीज़ का कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है वह एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता देते हैं, लोकसभा की अवधि या लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीना से अधिक यह नहीं रहेगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आज यह ख़त्म, मतलब आज यह ख़त्म हो जाता है, आज आपातकाल ख़त्म हो जाती है, तो आपातकाल ख़त्म होने के बाद इसकी जो अवधि है वो कितनी होगी? 6 महीने की होगी। आपसे क्वेश्चन दे देगा 5 साल, है ना, मैक्सिमम 6 साल, 5 महीना, 6 महीना, जो भी, तो उसमें देखिएगा आपातकाल ख़त्म होने के 6 महीने तक ही यह रहेगा। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं भैया किस चीज़ की? संसद की सदस्यता की, यानी कि अहर्ताओं की बात कर लेते हैं। आइए अब हम अहर्ताओं की बात करते हैं कि एमपी के कौन कौन सी अहर्ताएँ होती हैं। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोग आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब हम क्या देखने वाले हैं? अहर्ताओं के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि कौन कौन सी अहर्ताएँ होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी अहर्ताएँ होती हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं दूसरी पेन को बदलते हुए। ठीक है, तो कौन कौन सी अहर्ताएँ होती हैं? 1 मिनट। ठीक है, तो संविधान ने, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद में चुने जाने वाले जो सदस्य होते हैं उनकी अहर्ताओं के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यानी कि जो भी इलेक्शन लड़ने वाला है सदस्य, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी के साथ साथ और क्या होना चाहिए? तो उसका जो है चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। ठीक है, यानी कि जो भी लड़ने वाला है वह क्या होगा? चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत, यानी कि चुनाव आयोग जो होगा वह जिसे भी अधिकृत करेगा उसके समक्ष शपथ लेनी होगी। और शपथ में वह सौगंध लेगा कि क्या लेगा? कि मैं मतलब जो है फला फला, जो भी अपना नाम होगा बताएगा और कहेगा कि मैं संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखूँगा या उसके प्रति निष्ठा बरकरार रखूँगा। वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो है अक्षुण्ण रखेगा, ऐसा शपथ लेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा इसका अहर्ताएँ। उसी के साथ साथ और क्या होगा? राज्यसभा में स्थान के, मतलब अगर कोई मान लीजिए एमपी है और वो राज्यसभा के लिए लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कम से कम जो है 30 साल होना चाहिए। यही जो है डिफरेंट करता है एक लोकसभा का सदस्य लड़ने के लिए और एक राज्यसभा का। यानी कि लोकसभा का अगर है तो कितना हो जाएगा? उसका 25 साल हो जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा का है तो 30 साल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। राज्यसभा के लिए क्या होनी चाहिए उम्र जो है? अच्छा, 5 साल का गैपिंग कर दीजिए, बस वही छोटा बड़ा हो जाएगा। बड़ा भाई कितना? 30 साल का, छोटा भाई कितना? 25 साल का। बड़ा भाई का मतलब क्या? उच्च सदन, छोटा भाई का मतलब क्या? निम्न सदन। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दे सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये हो गया, यानी कि अहर्ताओं को लेकर के अगर कोई लोकसभा का है तो 25 साल, राज्यसभा का है तो 30 साल, क्योंकि भैया बड़ा है, क्योंकि वो छोटा है। और अगला क्या है? उसके पास ऐसी भी अहर्ताएँ होनी चाहिए जो संसद के द्वारा मांगी गई हों, है ना। कुछ संसद का भी अपना मतलब होता है, तो उसके द्वारा वह अहर्ताएँ पूरी की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ और कौन कौन सी अहर्ताएँ होती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कुछ 1951 का अधिनियम है, यानी कि अभी आपको मैंने बताया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या किया? संसद ने कुछ अहर्ताएँ भी निर्धारित की हैं। तो इसमें कौन कौन सी अहर्ताएँ निर्धारित की हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। इसके साथ क्या होता है कि वह जिस भी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, अब वो चाहे कोई राज्य हो या कोई संघ क्षेत्र हो, है ना, कोई जो है
यूनियन टेरिटरीज़ हो, है ना, यानी कि स्टेट हो या कोई जो है यूनियन टेरिटरीज हो, जिस भी वह क्षेत्र का है, जिस भी पंजीकृत क्षेत्र का, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र का है, मतलब जिस भी निर्वाचन क्षेत्र का है वहाँ के पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में वह क्या हो, पंजीकृत मतदाता हो, मतदाता होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है, ये अनिवार्य है। अच्छा, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए ये मतलब ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में एमपीज़ के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, या स्टेटमेंट ऐसा दे दें कि भैया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कौन सी अर्हताएँ हैं या नहीं हैं, तो स्टेटमेंट के थ्रू पूछे या सही गलत के रूप में पूछे, सत्य या असत्य के तौर पे पूछे ये बातें, तो हर जगह पर आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। निर्वाचन यानी कि जो एमपी है, जो भी सदस्य है, वह जहाँ से भी लड़ना चाहता है, जहाँ से भी चुनाव जो है लड़ना चाहता, खड़ा होता है, वहाँ से वह क्या हो, पंजीकृत मतदाता के तौर पे उसका नाम दर्ज हो, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से वह आता है। अब वो चाहे कोई यूनियन टेरिटरीज हो या कोई भी राज्य क्षेत्र हो, ये बातें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसमें जो है क्या है कि वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त भी कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को वैध भी ठहरा दिया। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि राज्यसभा के लिए चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन 2003 में क्या हुआ, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए बाध्यता समाप्त कर दी गई। यानी कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है अब ये वाली बात जो भी हमने आपको बताया, यानी कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ को 2006 में उच्चतम न्यायालय ने जो है सरकार के इस जो है निर्णय का मतलब इस निर्णय को वैध बताया। ये हो गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का पहला एक नियम, पहली एक अर्हताएँ। अगर कोई पूरा करता है तो वह लड़ सकता है चुनाव। दूसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है आरक्षित सीट यानी जो भी रिजर्वेशन सीट जो है बनाई गई है उस पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह क्या होगा, किसी भी राज्य का या किसी भी संघ क्षेत्र का यानी कि यूनियन टेरिटरीज का या किसी भी स्टेट का, उस राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी कि कोई एससी या एसटी का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यानी कि जो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसमें भी ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई मतलब स्टेट से या फिर किसी जो है यूनियन टेरिटरीज से क्या है आरक्षित सीट से लड़ना चाहता है, तो क्या होना चाहिए, वहाँ पर वह उसका यानी कि अनुसूचित यानी कि एससी का या एसटी का सदस्य होना चाहिए, तो अभी वह जा करके आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वह जो आरक्षित सीट की गई है, इसको आरक्षण प्राप्त है, वह एससी और एसटी के लिए होगा। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित की गई मतलब आरक्षित नहीं की गई है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो एससी है जो एसटी है उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है जो वह आरक्षित नहीं की गई हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 2 सीटों पर आरक्षित जो की गई हैं उस पर चुनाव ना लड़ करके जो नॉर्मल है, जो जनरल है, हाँ, उस पर भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ए है, कोई क्षेत्र बी है, तो ए और बी के लिए क्या की गई है, ये आरक्षित कर दिया गया है कि भैया इस पर कोई एससी कोई एसटी का सदस्य ही लड़ सकता है, लेकिन वहाँ का जो सदस्य है वह उन सीटों पर चुनाव न लड़ करके कोई और भी चुनाव मतलब कोई भी और अन्य क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया संसद की अर्हताओं को लेकर के आपका यह वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसके आगे हम सोच रहे हैं यहीं तक ये वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है, 14-15 मिनट का वीडियो हो चुका है आई थिंक। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे संसद की निरअर्हताएँ, यानी कि संसद के सदस्यों की निरअर्हताएँ, और उस निरअर्हताओं में हम ये भी देख लेंगे कि दल बदल के आधार पर कौन कौन सी निरअर्हताएँ होती हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।